हम जानते हैं कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम ज़्यादातर अमेरिका के कायम करदा उसूलों पर ही चल रहा है, जिसे यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर या फिर यूनिलैटरलिज्म बोलते हैं। लेकिन अब ग्लोबल पावर डायनामिक्स बदल चुकी है। यूनिलैटरलिज्म को काउंटर करने के लिए दुनिया की दूसरी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज मैदान में उतर चुकी हैं। इन बिग इकोनॉमीज ने और इमर्जिंग इकोनॉमीज ने मिलकर कई ऑर्गेनाइजेशंस ऑन ब्लॉक्स बनाए हैं, जिससे यूनिलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म के साथ रिप्लेस किया जा सके, जिनमें ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और प्रीवियसली स्टैब्लिश्ड G20 सर फहरिस्त हैं, जिसमें G20 का बेसिक पर्पस है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की डिस्कशन करना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सिक्योरिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे एशियन नेटो भी बोलते हैं, और ब्रिक्स मल्टीलैटरल फोरम है, जिसे ज्यादातर इकोनॉमिक फोरम भी बोलते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ब्रिक्स को डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायनामिक्स से कवर करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड होगा ब्रिक्स एक्सपेंशन, इट्स ओरिजिन एंड कंसिक्वेंसेस। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कौन सा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान ब्रिक्स को ज्वाइन करे, और इससे ब्रिक्स को क्या फायदे हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीके कम्पिटिटिव एज। व्यूअर्स, ब्रिक्स का हर साल एनुअल समिट होता है और इस साल 2024 में भी 22 से 24 अक्टूबर को रशिया के शहर काजान में ब्रिक्स का 16th एनुअल समिट होने जा रहा है। और इस समिट की सबसे खास बात ये है कि रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी ओवरचक ने पाकिस्तान का विजिट किया है और उन्होंने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो पाकिस्तान की ब्रिक्स के अंदर इंक्लूजन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और इस साल ये प्रिडिक्शन की जा रही है कि एनुअल समिट में पाकिस्तान ब्रिक्स के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा इस मीटिंग का बुनियादी मकसद एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सके, यूनिलैटरलिज्म को खत्म करके एक ऐसा निजाम लाए जिसके अंदर कई ममालिक का असर और रसूख हो, एंड इट विल क्रिएटिंग अ न्यू ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर दैट विल शेप जियोपॉलिटिक्स फॉर द नेक्स्ट 100 years। व्हाट इज ब्रिक्स? व्यूअर्स, 2001 में एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नाइल ने एक रिसर्च पेपर लिखा जिसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। इस रिसर्च पेपर में जिम ओ'नाइल ने कहा कि 21st सेंचुरी में हमें दुनिया को एक नई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन देनी चाहिए जो दुनिया में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करे और दुनिया की वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर डिपेंडेंस को कम किया जाए। फिर 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 2009 में 4 मेजर पावर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसका नाम था ब्रिक। 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ऑफिशियली ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गई, जिसमें अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। जब ब्रिक्स बनी तो इसको G7 के कंपेटिटर के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ब्राजील की इकोनॉमी G7 के मेंबर्स कनाडा और इटली से ज्यादा है। इनिशियली ब्रिक्स के लीडर्स ब्रिक्स को G7 के कंपेटिटर के तौर पर तो नहीं देखते थे, क्योंकि इसका मकसद दुनिया को एक इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था, इंडस्ट्रियल पावर्स को। फिर इसके बाद जैसे जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदलती चली गई, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदलती चली गई, इनके मैंडेट में भी तब्दीली आती गई। 4 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बीजिंग के अंदर मुलाकात की, जिसमें उन्होंने 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। इस जॉइंट स्टेटमेंट से पता चला कि रशिया और चाइना अमेरिका और इसके अलायंस के ज़ेरे कंट्रोल आलमी इत्तेहाद के खिलाफ हैं, इस आलमी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं। और ये सब यूक्रेन और ताइवान के मसाइल की वजह से हुआ, जिन्हें रशिया और चाइना अमेरिका की पॉलिसीज़ का नतीजा समझते हैं। अब देखते हैं कि रशिया और चाइना के मोटिव्स क्या हैं, ब्रिक्स के एक्सपेंशन में रशिया और चाइना के मोटिव्स क्या हैं और इनका स्टैंड ब्रिक्स को लेकर क्यों बदला। हालांकि इसको G7 का कंपेटिटर नहीं देखा जा रहा था, और अब ब्रिक्स के एक्सपेंशन के पीछे क्या वजूहात है। जैसे ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया को इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा और इसके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगाई, इट फेसेस फॉर इन्वेडिंग यूक्रेन। इसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस का सामना कर रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इम्पोज की चाइना के ऊपर। दीज ऑल फैक्टर्स हैव पुश्ड बीजिंग एंड मॉस्को टू सीक अ स्ट्रॉन्गर ब्रिक्स। इसके बाद ब्रिक्स के एक्सपेंशन पर बहुत ज्यादा बातचीत की जाने लगी। ब्रिक्स की तरफ से इंट्रा बैंक सिस्टम भी इनिशिएट किया हुआ है, जिसके लिए 2014 में शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कायम किया गया था। इसके अलावा ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक 2015 में कायम किया गया। यूएस लेड सैंक्शंस को अवॉइड करने के लिए रूस और जो चाइना है वो कोशिशें तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, लेकिन
यूक्रेन की जंग और चाइना पर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस ने दुनिया की हर चीज को बदल कर रख दिया। अमेरिका और इसके अलायंस ने जो रशिया पर पाबंदियां आयद की और इसकी क़यादत पर तनकीद की, इसके जवाब में रशिया और चाइना ने अमेरिकन डोमिनेंस के खिलाफ अपनी कोशिशों को मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया और ब्रिक्स इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बन गया। इसकी कोशिशों में 2022 के ब्रिक्स सेशन में रशिया और चाइना ने एक नई आलमी करेंसी की तजवीज़ दी ताकि अमेरिकन डॉलर के गलबे को चैलेंज किया जा सके। यानी डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस तो चल ही रहे थे, लेकिन इसको 2022 में मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। आलमी करेंसी की एक तजवीज़ दी गई और कहा गया कि ब्रिक्स अपनी एक नई करेंसी जो है वो लॉन्च करेगा। फिर 2023 में ब्रिक्स ने 6 मजीद ममालिक को शामिल करने की दावत दी, जिसमें अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल थे। लेकिन फिर बाद में अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया और 1 जनवरी 2024 को बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो फॉर्मली ब्रिक्स का हिस्सा बन गए। मल्टीलेटरलिज्म को दुनिया में कायम करने के लिए ब्रिक्स की एक्सपेंशन जारी है। इस साल चूंकि ये ब्रिक्स का जो समिट है वो रशिया के अंदर होने जा रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए रशिया की कोशिशें जारी हैं। रशिया ने इसके 140 प्रिपरेटरी इवेंट्स भी करवा चुकी है। इसके अलावा रशिया ने 36 कंट्रीज को काजान में ये समिट अटेंड करने के इन्विटेशन दिया हुआ है। इसमें से 18 कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन, जिसमें तुर्की, अजरबैजान, मलेशिया, वेनेजुएला, सर्बिया और अल्जीरिया शामिल हैं और मलेशिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो ये समिट अटेंड करेगा। इसके अलावा बात करते चलें कि जो कंट्रीज इस बार समिट को ज्वाइन कर रही हैं, इसकी जो ऑफिशियल कोई भी अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन इन 8 कंट्रीज का बताया गया है जो कि ये ज्वाइन करेंगी और मलेशिया का बाकायदा तौर पर इसमें उनकी जो है वो शमूलियत का इजहार किया गया है। जहाँ ब्रिक्स के एक्सपेंशन जोरों शोर से जारी है, वहीं अगर इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस की बात करें तो वह बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि जो तुर्की है वो नेटो का मेंबर है और जो नेटो है वो एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। देखो जो यूक्रेन है, यूक्रेन के अंदर जंग जारी है। इसका थोड़ा सा अगर मंजरनामा देखें, बैकग्राउंड देखें, तो नेटो ने यूक्रेन को एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनर का टाइटल दिया हुआ था और नेटो ये टाइटल उनको देते हैं जिनको नेटो के अंदर शामिल करना चाहते हैं। जैसे नेटो ने ये टाइटल दिया यूक्रेन को, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और उसके बाद हालांकि पहले वार्न किया था, लेकिन उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि वो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, तो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया और अभी तक यूक्रेन के अंदर जो है वो जंग जारी है। तुर्की भी एक नेटो का मेंबर है और इससे नेटो के अंदर या फिर जितने भी जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या पोटेंशियल है कि पाकिस्तान ब्रिक्स ज्वाइन करे, और दूसरा ब्रिक्स के अंदर कौन से पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए। ये तो डिफरेंट एंगल्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान के इंक्लूजन को स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की शमूलियत से साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक न्यू इरा क्रिएट होगा, जिससे नॉर्थ साउथ के परपेचुएटेड डिवाइड को काउंटर करने का एक मौका मिलेगा। मुशाहिद हुसैन जो है वो चेयरमैन ऑफ सेनेट डिफेंस कमेटी एंड रिस्पेक्टेड थिंक टैंक लीडर है एंड हिज स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स इनटू ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स अंडरस्कोर पाकिस्तान's potential to contribute meaningfully to BRICS agenda of demilitarization and financial depolarization। बात करिए पाकिस्तान की पोटेंशियल की, तो नौजवानों को या यूथ को किसी भी मुल्क का एक कीमती असासा समझा जाता है और पाकिस्तान के अंदर ओवर 100 मिलियन यूथफुल पॉपुलेशन है दैट प्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन ब्रिक्स। पाकिस्तान के पास वार्म वाटर ग्वादर पोर्ट है। पाकिस्तान के पास BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट CPEC है। पाकिस्तान की जियोग्राफिक पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन की बात करें तो पाकिस्तान इज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट, एंड दिस रीजनल कनेक्टिविटी एनहांसिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इट ऑल विच अलाइंस विद ब्रिक्स गोल्स फॉर डाइवर्सिफाइड एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल साउथ। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी बहुत अच्छे असरात डालेगी। जैसे कि प्रीवियसली हमने बात की कि अमेरिकन लेड स्विफ्ट सिस्टम को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ने न्यू सेटलमेंट मेथड या न्यू पेमेंट मेथड जो है वो इनिशिएट किया है। इससे पाकिस्तान को फायदा यह होगा कि अगर पाकिस्तान और अमेरिका
अमेरिका के ताल्लुकात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा अल्टरनेटिव मौजूद है। इसके अलावा बीइंग अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान के पास क्रेडिटर्स लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक के सब्सटेंशियल प्रेशर से छुटकारा पाने का एक अच्छा मौका है, जो कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकिंग को एक लंबे अरसे से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है। ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स ने आपस में क्लीन एनर्जी के हवाले से कई एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके तहत ये ममालिक आपस में एनर्जी की ट्रेड करेंगे। और पाकिस्तान शुरू से ही एक एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क रहा है और हमेशा से ही वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो ब्रिक्स में शमूलियत से पाकिस्तान के पास क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन का एक अच्छा मौका है, जिससे पाकिस्तान अपनी ट्रेड एनर्जी बढ़ा सकेगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी NSP ब्रिक्स की पॉलिसीज के साथ अलाइंड है, जिससे पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर स्टेट के टाइटल से छुटकारा पाने में भी हेल्प मिलेगी एंड पाकिस्तान कुड पोटेंशियली डिमांड फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। दिस कुड लीड टू अ मोर इक्विटेबल इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये था ब्रिक्स एक्सपेंशन का ओवरव्यू एंड पाकिस्तान एंट्री इनटू ब्रिक्स। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि यूक्रेन को वर्ल्ड फूड बास्केट कहा जाता है और यूक्रेन के अंदर जो वॉर जारी है, इसके लिहाज से ये सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। तो बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान के पास एक मौका है कि पाकिस्तान ब्रिक्स के मेंबर्स के नेचुरल रिसोर्सेज को, पाकिस्तान के पास वैसे भी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स पाकिस्तान कैन गेट एक्सेस टू वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं वो ऑयल एंड गैस के बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन को लेवरेज करके और पाकिस्तान कैन गेट एक्सेस टू द ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को और अपनी जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को लेवरेज करके, इनको वाइजली यूज करके पाकिस्तान जो है वो इस टाइटल को एक्सचेंज कर सकता है। पाकिस्तान जो है दुनिया की फूड बास्केट बन सकता है अगर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली एक्सप्लॉइट करे। तो मेरा यहाँ पर एक आप सबसे क्वेश्चन है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स क्या यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है?